अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो प्रीवियसली हमने लिंक लिस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने बेसिक्स ऑफ लिंक लिस्ट और देखी थी कि लिंक लिस्ट होती क्या है। थोड़ा सा उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा था लिंक लिस्ट का। और इंसर्शन का टॉपिक हमने लिंक लिस्ट का स्टार्ट किया था और उसमें हमने सिर्फ इंसर्शन एट द बिगनिंग के एल्गोरिथम को डिस्कस किया। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं इंसर्शन को, और इसमें हम करेंगे आज इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन है। एट उनके आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन है और उसके बाद हमारे पास सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग के दो एल्गोरिथम है सिंपल से, उन्हें भी हम देख लेंगे। चलिए मज़ीद इंतज़ार के बिना स्टार्ट कर लेते हैं इंसर्शन एट द एंड। ठीक है, तो इंसर्शन एट द एंड में भी दो केसेस में मैंने इसे ब्रेक किया हुआ है। पहला केस वही है कि अगर लिस्ट मेरी एम्प्टी है, और दूसरा केस जब मेरी लिस्ट नॉन एम्प्टी। तो लिस्ट अगर मेरी एम्प्टी है तो इधर भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये भी वही सेम कोड है जो कि क्रिएशन के लिए था। तो लिस्ट एम्प्टी है तो मैं इंसर्शन एट बिगनिंग अगर करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि अगर लिस्ट एम्प्टी है और मैं बिगिन में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो वो ही मेरी इकलौती नोड होगी। तो अगर लिस्ट में एक ही नोड मौजूद है तो बिगनिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो बिगिन में भी वही है, तो लास्ट नोड भी वही कहलाएगी। जब इंसर्शन एट द एंड के व्यू पॉइंट से देखें तो एक ही नोड अगर नोड में मौजूद है और मुझे उसको लास्ट में इंसर्ट करना है तो वही मेरी लास्ट में भी होगी और वही मेरी बिगनिंग में भी होगी। तो अगर एक ही नोड मौजूद हो तो वही बिगिन है, वही लास्ट है, वही फर्स्ट है, वही लास्ट है। तो इंसर्शन एट द एंड का कोड सेम एज वही है जो हमारा इंसर्शन एट द बिगनिंग का था इन केस ऑफ एम्प्टी लिस्ट, और यही कोड क्रिएशन ऑफ लिस्ट के लिए भी यूज होता है। तो पहला काम वही है, इंसर्शन करनी है तो मुझे नोड क्रिएट करनी पड़ेगी और क्रिएट अ नोड हो गई। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया था प्रोग्रामिंग में malloc की पूरी कमांड आएगी, न्यू नोड नाम का पॉइंटर बनेगा और वो malloc के थ्रू एक स्पेस एलोकेट कराएगा और वो स्पेस इस वक्त आपके सामने मौजूद है बॉक्सेस की सूरत है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या होता है, मैं इस न्यू नोड के अंदर डेटा इंसर्ट करूंगा तो वही वाली लाइन आएगी न्यू नोड एरो के साथ डेटा, और उसमें मैं कोई ना कोई डेटा इंसर्ट कर दूँ। ठीक, सो फार सो गुड, सेम वही स्टेप्स चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये नोड मेरी एंड में इंसर्ट होने वाली है। तो अगर ये नोड मेरी एंड में इंसर्ट होने वाली है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी नेक्स्ट वाली फील्ड में क्या आएगा, नल आएगा। ठीक है, चूंकि ये नोड लास्ट नोड है तो इसकी नेक्स्ट फील्ड का भी मुझे पता है, मुझे कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, मैं अभी बता सकता हूँ इसकी नेक्स्ट फील्ड में नल आएगा, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड कि ये लास्ट में लगेगी और लास्ट में लगेगी तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर में नल होगा, क्योंकि यही निशानी होती है लास्ट नोड की कि उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल होता है। हाँ, अब मैं ये कंडीशन जरूर चेक करूंगा कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, क्योंकि मुझे अब इसे लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना। तो मैंने चेक किया कि अभी लिस्ट एम्प्टी है, पता लगता है लिस्ट एम्प्टी है। तो लिस्ट एम्प्टी है तो लास्ट नोड ही मेरी फर्स्ट नोड भी हो जाएगी। तो इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, मैं वही कमांड लिख दूंगा स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो लास्ट नोड विल बिकम माय फर्स्ट नोड एज वेल। तो लास्ट नोड ही मेरी फर्स्ट नोड भी है। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में फर्क आया है, लेकिन आप देखें तो वही चारों स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो चार स्टेप्स वहाँ पे थे, लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग में फर्क आया है क्योंकि इस वक्त पहले से डिसाइडेड था कि ये नोड मेरी लास्ट नोड है, जबकि बिगनिंग वाले केस में पहले से डिसाइडेड ये था कि ये मेरी जो है फर्स्ट नोड है। ये तो हमें तब पता लगा कि लिस्ट एम्प्टी है, तब हमने डिसाइड किया तो लास्ट नोड ही मेरी फर्स्ट नोड है या फर्स्ट नोड ही मेरी लास्ट नोड है इन केस ऑफ बिगनिंग। तो ये एल्गोरिथम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस एक नई बात समझने वाली ये है कि इसमें स्टेप नंबर 3 अंडरस्टूड है, नेक्स्ट में इसकी नल की आएगा क्योंकि ये नोड लास्ट में इंसर्ट होने वाली है। तो ये था इसी केस। अब आ जाते हैं एक्चुअल केस की तरफ जो हमें नॉर्मली फेस करना पड़ता है कि लिस्ट की सिचुएशन है ये। अब अगर मैं न्यू नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आप लोगों से सवाल है, मुझे बताइए वो इस लिस्ट में कहाँ इंसर्ट होगी, जबकि मेरा एल्गोरिथम है इंसर्शन एट द एंड। जी क्लास, कहाँ इंसर्ट होगी, से वही 25 वाली नोड में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो किस लोकेशन पे इंसर्ट होगी।
सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन में ही आंसर मौजूद है, इंसर्शन एट द एंड। तो वो नोट कहाँ इंसर्ट होगी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तंजील आप बताइए कि कहाँ पर इंसर्ट होगी अगर मैं अब नोड इंसर्ट करूंगा, तो किस नोड के बाद या किस नोड से पहले? एंड में? एंड कहाँ है, मतलब किसके बाद होगी? नोड का नंबर बताते हुए बताओ मुझे, किसके बाद होगी या किससे पहले होगी? मुस्तफा आप बताइए। 4 के बाद? 4 तो कहीं पर भी नहीं है यहाँ पे तंजील। डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। आप बताइए कहाँ पर इंसर्ट करनी है मुझे? 40 के बाद? तो 40 के बाद तो एंड ना हुआ ना, एंड तो मेरा 50 है। मुझे तो अगर इंसर्ट करनी है नई नोट, तो मोस्ट यानी टूवर्ड्स राइट होनी चाहिए, यानी सारी नोट्स के बाद। ठीक है, सारी नोट्स के बाद होनी चाहिए, तभी तो वो एंड में इंसर्ट कहलाएगी। आखिरी नोट बनानी है ना मुझे, उसको आखिरी नोट तो इस वक्त 50 है, लेकिन अगर मैं नई नोट इंसर्ट करूंगा एट द एंड, तो वो मेरी लास्ट नोट बन जाएगी और 50 मेरी सेकंड लास्ट नोट बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल एंड में इंसर्ट करना है, नाम ही बता रहे हैं इंसर्शन एट द एंड, तो इसका मतलब है मुझे एंड में इंसर्ट करनी है। तो वो द न्यू नोड विल बिकम माई लास्ट नोड। तो 40 के बाद करूंगा तो वो तो लास्ट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट बन जाएगी, मुझे लास्ट बनानी है। तो इसीलिए जब मैं वही स्टेप लिखूंगा, सारे के सारे जो स्टेप अभी प्रीवियसली आए थे, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है कौन कौन से स्टेप हैं। क्रिएट अ न्यू नोड, न्यू नोड में डेटा मूव करना और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डालना। तो ये सारे स्टेप वही पुराने आ गए। ठीक है, मैंने न्यू नोड भी क्रिएट कर ली। न्यू नोड में, अच्छा मेरा मैसेज नहीं आया यहाँ पे, चले खैर आगे पीछे हो गया होगा। और उसके बाद मैंने इसमें डेटा भी मूव कर दिया और उसके बाद मैंने उसकी नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, ये तीनों स्टेप सेम है मेरे लास्ट वाले जो भी मैंने लिखे थे। न्यू नोड क्रिएट की, न्यू नोड में डेटा मूव किया और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल कर दिया। ये ऑब्वियस बात है। अब ये नोड मुझे इंसर्ट करनी है टूवर्ड्स द एंड, तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा एंड की तरफ ही बनाया। लेकिन लिंक लिस्ट की एक लिमिटेशन आपको बताई गई थी कल, कि मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एक ही नोड को एक्सेस कर सकता हूँ। वो कौन सी नोड होती है, यानी मुझे बस एक ही नोड का एड्रेस पता होता है इनिशियली। तो आप लोगों से सवाल है वो कौन सी नोड होती है जिसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ? मैं हर नोड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, आर्बिट्री नोड्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। जी, स्टार्ट वाली नोड या फर्स्ट वाली नोड। स्टार्ट के पास जिसका एड्रेस है फर्स्ट नोड, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ फर्स्ट नोड का एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता लिस्ट के अंदर सेकंड नोड कहाँ पर है, थर्ड कहाँ है, फोर्थ कहाँ है, ये भी नहीं पता। कितनी नोड्स हैं ये भी नहीं पता होता। कौन सी नोड लास्ट है, जब यही नहीं पता कितनी है तो लास्ट कैसे पता होगा? तो मेरे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं फर्स्ट नोड को जानता हूँ, तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट पे आऊंगा, फर्स्ट से पूछूंगा अगली नोड कहाँ है, वो बताएगा सेकंड ये हाँ है, सेकंड पे जाऊंगा थर्ड बताएगा, थर्ड पे जाऊंगा फोर्थ बताएगा, फोर्थ पे जाऊंगा फिफ्थ, एंड सो ऑन। यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि मुझे ये ना पता लग जाए मेरी लास्ट नोड कहाँ पर है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं हर नोड बाय नोड ट्रेवर्स करता जाऊंगा, एक्सेस करता जाऊंगा और ये पता करूंगा कि भाई ये वाली नोड लास्ट है या नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट नोड के बाद इंसर्शन करनी है। हाँ, ये बात मुझे पता है कि लास्ट नोट कैसे पता लग सकती है। बताइए कैसे पता लगेगा अगर मुझे किसी नोट को चेक करना है वो लास्ट नोट है या नहीं, कंप्यूटर के व्यू पॉइंट से, आंखों से नहीं। अगर कंप्यूटर को चेक करना है कि ये नोट लास्ट है या नहीं, तो वो क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है जो चेक करेगा जिससे पता लग जाएगा कि ये नोट लास्ट नोट है? जी माज आप बताएंगे कि कैसे पता चल जाता है किसी नोट को देखते हुए कि ये लास्ट नोट है? आप सामने ब्लॉक डायग्राम को देख के भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी नोट्स बनी हुई है और लास्ट नोड में और बाकी नोट्स में एक फर्क है।
जी, लास्ट नोड में एम्प्टी है। क्या चीज एम्प्टी है? नल पॉइंटर है बेसिकली उसकी नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, लास्ट नोड की नेक्स्ट फील्ड में नल होता है। यानी अगर मैं यहाँ से चेक करना शुरू करूँ, यहाँ से मैं चेक करना शुरू करूँ, मैं इस नोड को चेक करूंगा कि भाई आप लास्ट नोड हैं, और नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। फिर इसको चेक करूंगा कि आप लास्ट नोड हैं, नहीं, क्योंकि इसकी भी नेक्स्ट में नल नहीं है, तो मैं मजीद आगे बढ़ जाऊंगा। फिर इससे पूछूंगा कि आप लास्ट नोड हैं भाई, देखिए कि नहीं, क्योंकि इसके पास भी एक अदर नोड का एड्रेस है, तो ये भी लास्ट नहीं है। इससे पूछा कि आप लास्ट नोड है, नहीं। कंप्यूटर को नहीं पता 4 है 5 है, बस वो ये हिट एंड ट्रायल कर रहा है। फिर इवेंचुअली उसने इससे पूछा कि आप लास्ट नोड है, तो उसने कहा यस मैं लास्ट नोड हूँ। क्यों लास्ट नोड हूँ? क्योंकि मेरे पास आगे किसी नोड का एड्रेस है ही नहीं, तो इट्स ऑब्वियस मैं ही लास्ट हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई नोड है ही नहीं। तो ये वो क्राइटेरिया है जो मुझे चेक करना है टू फाइंड द लास्ट नोड। क्योंकि जब मुझे लास्ट नोड मिल जाएगी तो सिंपली मुझे ये करना है, लास्ट नोड के आगे इसको लगा दें। और ये तो लास्ट बना ही दी है मैंने ऑलरेडी, क्योंकि इसके नेक्स्ट में मैंने नल पहले से ही डाल दिया। जब भी मैं एंड में इंसर्ट करूंगा तो नेक्स्ट के अंदर नल पहले से होगा, क्योंकि यही लास्ट नोड बनने वाली है। तो मुझे लास्ट नोड को ढूंढना है ताकि मैं उसकी नेक्स्ट फील्ड में ये न्यू नोड का एड्रेस डाल सकूं। तो मुझे क्या करना है, लास्ट नोड को ढूंढना है। सबसे पहला काम तो ये है। लास्ट नोड को मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे एक एक करके साइड नोड्स को चेक करना। अब एक एक करके साइड नोड चेक कैसे होंगी? डेफिनेटली जब एक एक करके रिपीटेडली चेक हो रही है तो मुझे एक लूप रिक्वायर्ड। तो मैं एक लूप ले आऊंगा, और वो लूप क्या करेगी? अच्छा, लूप लाने से पहले मुझे चाहिए एक लूप कंट्रोल वेरिएबल। तो लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, पहले तो ये बात पता लगे लिस्ट नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है तो मुझे ये करना है कि इस पे एक लूप कंट्रोल वेरिएबल डालना है, या एक और पॉइंटर डालना है जिसका नाम है टेम्प। अच्छा, यहाँ पे सारे पॉइंटर्स की डेटा टाइप सेम है, टेम्प हो या स्टार्ट हो या न्यू नोड हो, इन सब की डेटा टाइप है नोड। और वो नोड जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, यानी स्ट्रक्ट नोड वाली जो डेटा टाइप थी। तो टेम्प इक्वल टू स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब है टेम्प ही एक पॉइंटर है, और ये इस वक्त किसे पॉइंट कर रहा है? सेम एज स्टार्ट जिसे पॉइंट कर रहा है। मैंने स्टार्ट को पॉइंट करा दिया। तो स्टार्ट के अंदर जो एड्रेस था वो पहली नोड का था, अब टेम्प के पास भी एड्रेस है पहली नोड का। अगर मुझे पहली नोड से दूसरी नोड पे जाना है तो मैं क्या करूं? टेम्प की वैल्यू में क्या चेंज कर सकता हूँ? अगर मुझे 10 वाली नोड से 20 वाली नोड पे जाना है तो टेम्प को मुझे लेके जाना हो, तो मैं टेम्प के अंदर क्या चेंजेस करूं? यानी टेम्प की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। टेम्प प्लस प्लस तो नहीं कर सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि एड्रेसेस सारे जो हैं सिक्वेंशियल नहीं है। से इसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज एड्रेस, यहाँ पे इसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ, कोई भी इसका एड्रेस है 1111, और इसका एड्रेस है 2, या नहीं 2 नहीं, इसका एड्रेस है 4456, कोई भी रेंडम एड्रेस हो सकते हैं। इसका एड्रेस है 3456, इसका एड्रेस 9999, इसका एड्रेस 111, रिपीट हो गया 1134, और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस भी मैं लिख लेता हूँ 7654। अब ये सूरत हाल है। तो इस वक्त स्टार्ट के पास और टेम्प के पास मौजूद है 1111। अब मुझे टेम्प को किसी तरीके से चेंज करना है कि टेम्प के पास आ जाए 4456। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि टेम्प के पास अपडेट होकर ये एड्रेस आ जाए, यानी टेम्प को आगे बढ़ा दूँ, टेम्प यहाँ के बजाय यहाँ पॉइंट करना शुरू कर। तो ये कैसे कर सकता हूँ? ऐसी कौन सी कमांड या ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन में लिखूंगा तो टेम्प आगे बढ़ जाए? मुझे प्लस प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि 11 111 में प्लस प्लस करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1112 हो जाएगा, या जो भी नोट का साइज है वो उसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन वो 4456 नहीं बन सकता, और फिर 4456 में प्लस करूंगा तो वो 3456 नहीं बन सकता। तो टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक बड़ा सिंपल सा काम करना है। मुझे जाना है इस एड्रेस पे, और ये एड्रेस मुझे पता है कि यहाँ पर मौजूद होता है। हर नोड का नेक्स्ट वाला एड्रेस इसमें मौजूद होता है नेक्स्ट वाली फील्ड में। तो मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है, और वो लाइन क्या है? मुझे टेम्प को अपडेट करना है, यानी मेरी क्या करना है, टी ई एम टेम्प इक्वल्स टू, टेम्प पूरी नोड का नाम है, कीप इन माइंड टेम्प पूरी नोड का नाम है। तो मुझे टेम्प की क्या करते हैं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। अगर मैं ये कर दूं तो इससे क्या होगा? कीप इन माइंड टेम्प भी एक पॉइंटर है, उसकी डेटा टाइप इज सेम है, ये जो ये वाला सेकंड नेक्स्ट वाली फील्ड है इसकी डेटा टाइप सेम है, कल मैंने बात बताई थी सेकंड विश वाली एग्जांपल।
तो टेम्प के पास इटसेल्फ 2 विशेस हैं और उसमें से सेकंड विश इज सेम एज 2 मोर विशेस। तो टेम्प की डेटा टाइप और इस ये वाले सर्कल एनसर्कल्ड एरिया की डेटा टाइप सेम है, लेकिन ये वाली चीज क्या रहेगी टेम्प की नेक्स्ट फील्ड। तो अगर मैं ये लाइन लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि होगा क्या, होगा ये कि इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि होगा ये कि जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी यहाँ पर तो टेम्प यहाँ के बजाय कहाँ चला जाएगा, इस जगह चला जाएगा, और इस जगह जाएगा तो इसको एक नया एड्रेस मिल जाएगा। नया एड्रेस के इसका होगा, वो नया एड्रेस इसका होगा, तो टेम्प ऑटोमेटिकली क्या होगा, मूव करके यहाँ चला जाएगा। और फिर यही हरकत मैंने अगर यहाँ करी तो टेम्प यहाँ से इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर से इसको नया एड्रेस मिलेगा तो टेम्प यहाँ चला जाएगा। और फिर टेम्प ने फिर दोबारा से टेम्प का नेक्स्ट किया तो वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ की वजह से फिर वो यहाँ चला जाएगा। तो ये सिलसिला रिपीट होता रहेगा। अगर मैं लूप के अंदर ये वाली लाइन लिख दूं टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो क्या होगा, टेम्प हमेशा अगली 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 लोकेशन पे बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, एक लूप लगाई है और लूप में मैंने सिर्फ यही लाइन लिखी है कि रिपीट करते रहो, और रिपीटेशन में क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट। लेकिन कब तक, जब तक कि लास्ट नोड ना आ जाए। और लास्ट नोड की निशानी अभी क्या बताई गई थी कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या मौजूद होगा, नल। तो ये सिर्फ तब तक आगे बढ़ेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता तो लूप चलती रहेगी। नॉट इक्वल्स टू लगा हुआ है तो नल नहीं होगा, यहाँ पे चेक किया पता नल नहीं है तो इसने कहा आगे नोड एग्जिस्ट करती है, आगे चले गए। यहाँ पे चेक किया नोड नहीं में नल नहीं है, इसका मतलब आगे नोड एग्जिस्ट करती है, मजीद आगे चले। यहाँ पे चेक किया गया कि आगे नल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो टेम्प ने नेक्स्ट किया, आगे चला गया। यहाँ पे चेक किया गया टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं है, नेक्स्ट किया, आगे चला। यहाँ पर जब आगे जाके दोबारा चेक हुई कंडीशन तो टेम्प के नेक्स्ट में आ गया नल, तो अभी मजीद आगे नहीं गया और यहाँ पे आके रुक गया। अब ये यहाँ पर आकर रुक गया तो मेरे पास सिर्फ एक ही काम करना बाकी रह गया कि मैं इस फील्ड को पॉइंट करा दूं यहाँ पर। तो अब कौन बताएगा मुझे क्या कमांड लिखूंगा कि न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाए। बस ये एरो बनाना है, ये जो रेड वाला ये बना हुआ है, क्या कमांड लिखी जाएगी कि रेड एरो जनरेट हो। जी क्लास कोई बताना चाहेगा। चलिए मैं रेंडमली पिक करता हूँ किसी को आज। मोहम्मद आमिर आप बताना चाहेंगे। खुशबख्त आप बताना चाहेंगी। मोहम्मद अनस। राना अजहर अब्बास। मुश्तबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन। सर मुश्तबा क्वेश्चन तो मैंने किया था, आप अटेंटिव नहीं थे। खैर क्वेश्चन ये था सिंपल कि मैंने पूछा कि ये जो रेड एरो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रेड एरो, इसके लिए मुझे क्या कमांड लिखनी पड़ेगी कि यहाँ से एक लिंक निकले और यहाँ चला जाए, बस ये सवाल। चलें खैर मैं ही बता देता हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा मेरे पास। देखो मुझे पॉइंट करवाना है सेम कमांड। कौन सी सेम कमांड नमशा। अ, देखो इस फील्ड को पॉइंट कराना है इधर, तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस फील्ड को मैं कह इस वक्त क्या कह सकता हूँ। ठीक है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मुझे इस फील्ड का पता लगाना है कि इस फील्ड को कहते क्या है, इस लोकेशन का नाम क्या है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी लोकेशन का नाम है टेम्प। इस पूरी लोकेशन को मैं कह रहा हूँ टेम्प। ये वाली फील्ड कहलाती है टेम्प का डेटा फील्ड और ये वाली फील्ड कहलाती है टेम्प की नेक्स्ट फील्ड। ये वाली फील्ड कहलाती है टेम्प की नेक्स्ट फील्ड। तो इट मीन्स मुझे अपडेट जो करनी है वो कौन सी फील्ड करनी है, टेम्प की कौन सी फील्ड, नेक्स्ट फील्ड।
टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को अपडेट करना है, और इसको अपडेट करके क्या लिखना है, अभी तो इसमें नल मौजूद है, इसमें मैंने नई वैल्यू डालनी है, और वो नई वैल्यू क्या है, ये नई नोड का एड्रेस डालना है। तो नई नोड का एड्रेस किसके पास है, नई नोड का एड्रेस मेरे इस न्यू नोड नामी पॉइंटर के पास है। तो अगर मैं ये लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है यहाँ से क्या होगा, एक एरो जनरेट होगा, क्योंकि मैंने कहा है न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड ये है, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में क्या कॉपी हो जाए, इस नोड का एड्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली इस नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा दोबारा देख लेते हैं कि कैसे पॉइंट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, और ये देखें, जैसे ही मैंने लिखा टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड, तो यहाँ से एक एरो जनरेट हुआ और यहाँ चला, और फिर वही कहूंगा, मैंने सिर्फ क्लैरिटी के लिए टेम्प और न्यू नोड के वर्ड्स हटाए हैं, ये स्टिल एग्जिस्ट करेंगे कोडिंग में, मैंने इसको फ्री नहीं किया, ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ क्लीन करने के लिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। ये यहाँ एक मतलब फिर इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। कुछ मेरे पास क्वेश्चन है, टेम्प इक्वल्स टू नल तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, टेम्प को नल नहीं करना, टेम्प ऑलरेडी नल है, मुझे अपडेट करना है। मुझे करना ये है कि अब ये नई नोड जो लाया हूँ ना, इसको इसके आगे लगाना है, मेरा टास्क जो है वो ये है कि ये हो जाए, क्योंकि इस नोड को मैं लास्ट में इंसर्ट करने वाला हूँ, ये मेरा गोल। तो सबसे पहले मैंने एक टेम्पररी पॉइंटर लिया, टेम्पररी पॉइंटर क्यों लिया, मैं स्टार्ट को चेंज नहीं कर सकता, फर्स्ट करो मैं स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट नेक्स्ट स्टार्ट नेक्स्ट स्टार्ट नेक्स्ट करता, तो उससे क्या होता कि मेरे स्टार्ट अपनी फर्स्ट नोड की पोजीशन खो देता, फिर मैं अगली मरतबा लिस्ट में अगर कोई ऑपरेशन करना चाहता तो मुझे कैसे पता लगता लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैंने स्टार्ट को मूव नहीं कराया, बल्कि एक टेम्पररी पॉइंटर को पहले स्टार्ट के इक्विवेलेंट कर दिया, जो कि इस वक्त ये हुआ हुआ टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, और फिर उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, टेम्प को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के लिए मैंने कमांड बनाई टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, बस मुझे ये लिखना है और मेरा टेम्प आगे बढ़ जाएगा। और ये काम मैंने रिपीटेडली किया, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम ये काम करना चाहता हूँ, और ये काम मैं तब तक करना चाहता हूँ जब तक कि मुझे लास्ट नोड ना मिल जाए, क्योंकि मैं डायरेक्टली लास्ट नोड को एक्सेस नहीं कर सकता, इसमें कोई साइज -1 या लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स नहीं होती। तो लास्ट नोड ढूंढने के लिए मैंने टेम्प को आगे बढ़ाया, और तब तक आगे बढ़ाता गया जब तक कि लास्ट नोड की नेक्स्ट में नल ना आ जाए, क्योंकि लास्ट नोड की पहचान यही होती है कि उसकी नेक्स्ट वाली फील्ड में नल मौजूद है, तो इसलिए मैंने लूप की कंडीशन ऐसी लगाई, और मैं टेम्प को सिंपली आगे बढ़ाता गया आगे बढ़ाता गया आगे बढ़ाता। तो जब मैं लास्ट नोड पे पहुंच गया तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसकी नेक्स्ट फील्ड को अपडेट कर देना है किससे, नई नोड से। तो मैंने लिख दिया ये टेम्प की, टेम्प इस वक्त लास्ट नोड टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था, लास्ट नोड को देखो, टेम्प किसे पॉइंट कर रहा है, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैं टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को अपडेट कर दूं न्यू नोड से, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मैंने वही किया हुआ है, क्या किया हुआ है, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड को अपडेट कर दिया, वो देखें वहां से नल रिमूव होगा और वहां से एक एरो निकलेगा, और वो एरो कहाँ चला जाएगा, जो भी मैं नाम लिखूंगा, मैंने न्यू नोड का नाम लिखा तो ये न्यू नोड पे चला जाए, मैं स्टार्ट का नाम लिख देता तो ये एरो यहाँ के बजाय यहाँ पे आ जाता। से अगर मैंने इस जगह पे न्यू नोड के बजाय स्टार्ट का वर्ड लिख दिया होता, तो एरो यहाँ से निकलता और यहाँ आ जाता, क्योंकि स्टार्ट का तो 10 को पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट 25 को पॉइंट नहीं कर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि नई नोड ऐड हो, तो नई नोड न्यू नोड के पॉइंटर के पास थी, तो मैंने उसका नाम लिख दिया। तो इस तरीके से मैंने डिलीशन एट द एंड का केस भी कवर, डिलीशन कह रहा हूँ सॉरी, इंसर्शन एट द एंड का केस भी कवर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी लग रहा हो, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मजीद इस पर टाइम सर्व नहीं कर रहा, 2 मरतबा मैंने बता दिया है, बाकी तीसरी मरतबा आप रिकॉर्डिंग से। ये इसका कंप्लीट एल्गोरिथम है, थोड़ा सा पीसेस में ब्रेक हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पीस तो वही दोनों केसेस में सेम था कि मुझे चेक करना है, चेक नहीं करना, मुझे न्यू नोड क्रिएट करनी है, न्यू नोड के डेटा में आइटम को मूव कर देना, जो भी पास होकर आएगा आइटम इसको एज इनपुट मिलेगा फंक्शन को, और नल कर देना। ये लाइन तो कॉमन है। अब केस है लिस्ट एम्प्टी है नॉन एम्प्टी, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे स्टार्ट को ही न्यू नोड के बराबर कर देना है, ठीक है, क्योंकि वही लास्ट नोड मेरी फर्स्ट नोड बन गई। लेकिन अगर लिस्ट मेरी नॉन एम्प्टी है तो फिर मुझे ये वाले काम करने पड़ेंगे। ये वाले काम क्या है कि टेम्प का पॉइंटर रखना है, और टेम्प को नेक्स्ट करते 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 लास्ट नोड तक पहुंचाना है, और जब लास्ट नोड पे पहुंच जाए तो लास्ट नोड के नेक्स्ट को अपडेट करके न्यू नोड कर देना है।
ताकि उसके एंड में एक नई नोड इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है इसका कंप्लीट एल्गोरिथम, जिसमें वही जो 3 स्टेप्स मैंने बताया था कॉमन है। वो इसलिए कॉमन है कि नोड चाहे आप अकेली इंसर्ट करें या और भी नोड्स मौजूद हों लिस्ट में, आपको नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी, नोड में डेटा भी डालना पड़ेगा। और चूंकि मैं इंसर्शन एट द एंड कर रहा हूँ तो उसकी नेक्स्ट में नल डालना तो ऑब्वियस हो गया। ये स्टेप 3 तो क्लियर हो जाएंगे पहले ही, रिगार्डलेस कि मेरी लिस्ट एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी। एम्प्टी होगी तो सिंपल इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, नॉन एम्प्टी होगी तो मुझे लास्ट नोड ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मोर देन वन नोड है, 10 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो यहाँ पे है थोड़ा ओवरहेड कि लिस्ट के आर्बिट्री एलिमेंट को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो इंसर्शन एट द एंड वाला जो ऑपरेशन है वो काफी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ती है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा इंसर्शन एट द एंड का। इसके बाद जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो है इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब है जो भी मैं इसे नंबर दूंगा उस नंबर के बाद ये इंसर्ट करेगा। जो भी मैं इसे नंबर दूंगा उस नंबर के बाद ये इंसर्ट करेगा। यानी एट भी हो सकता था, लेकिन मैंने आफ्टर का एल्गोरिथम इसलिए इंप्लीमेंट किया है क्योंकि आपकी बुक में आफ्टर का ही एल्गोरिथम गिवन है, लेकिन आफ्टर को एट में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिर्फ -1 का फर्क आएगा। अच्छा, केस 1 इसमें मैंने खुद बनाया ये कि हो सकता है कि जिस पोजीशन पे यूजर इंसर्ट करने का कह रहा है वो पोजीशन एग्जिस्ट ही ना करती हो आपकी लिस्ट में। यानी सपोज यहाँ पे पोजीशन है 6 या उससे बड़ा नंबर, अब मेरी लिस्ट में तो मौजूद है एलिमेंट 5, तो मैं आफ्टर 5 तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आफ्टर 6 तक नहीं जा सकता। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि मैं करूंगा तो वही, मुझे ढूंढनी है पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा टेम्प का पॉइंटर कब तक चलेगा, जब तक कि मैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ना पहुंच जाऊं। तो पोजीशन को ट्रैक करने के लिए मैंने के नाम का वेरिएबल लिया और इनिशियली के को कर दिया 1। यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं है तो यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती। मैंने 1 का मतलब पहली नोट, 2 का मतलब दूसरी नोट, 3 का मतलब तीसरी। तो मुझे अब ढूंढनी है पोजीशन नंबर 6। मैंने लूप स्टार्ट करी, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, बिल्कुल वैसे ही टेम्प चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाके ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। क्या मैसेज, अच्छा कंडीशन देखो क्या लगी हुई, रिपीट करें जब तक के की वैल्यू लेस देन पोजीशन है, लेस देन पोजीशन। तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, 1 है, के की वैल्यू पहली नोट पे हूँ, फिर दूसरी नोट पे आया, फिर तीसरी नोट पे आया, फिर चौथी पे आया, पांचवी पे आया, छठी पे जाना था, छठी नोट तो है नहीं। तो मैंने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई हुई है अपने कोड के अंदर कि अगर आप जो नोट ढूंढ रहे हैं या जो पोजीशन ढूंढ रहे हैं उस पर पहुंचने से पहले टेम्प में नल आ जाए, जो कि आ गया है आपके सामने, टेम्प ने नेक्स्ट किया तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या हुआ, नल आ गया। तो उस सूरत में कह रहे हैं आप डिस्प्ले करा दें कि लिस्ट इज लेस देन द पोजीशन या इनसफिशिएंट एलिमेंट्स इन द लिस्ट, कोई भी इस तरह का मैसेज, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं होती ट्रू तो आपने सिंपली वही करते रहे, टेम्प को आगे बढ़ाते रहे और के को भी इंक्रीमेंट करते रहे साथ साथ। यानी के में आप ट्रैक कर रहे हैं ना कि मैं कौन सी नोट में, पहली पे हूँ, दूसरी में, तीसरी में, और टेम्प तो सिर्फ क्या कर रहा है, बताता है मैं इस वक्त प्रेजेंट किस नोट पे मौजूद। तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा तब तक जब तक कि मैं किस उस पोजीशन पे ना पहुंच जाऊं, और के की वैल्यू भी सिर्फ ट्रैक करने के लिए रखी हुई ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी पोजीशन है, क्योंकि लूप में मैं के का वेरिएबल यूज कर, तो के मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि आफ्टर 6 नोड का है तो 6 नोड आ गई है, मुझे पता तो लग जाए। और वो तब पता लगेगा जब मैं पीछे से 6 नोड को बाय 5 नोड्स को बाईपास करके आऊंगा, तभी पता लगेगा। तो यह स्पेशल केस कि अगर लिस्ट में एलिमेंट है ही नहीं इतने जिसके बाद आप इंसर्ट करना क्या कह रहे हैं, तो इधर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, ये जो हाईलाइट हुआ है। तो यह केस 1 जिसमें कि एलिमेंट सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट मैंने केस क्रिएट कर दिया था। अब आते हैं उस केस पे जहां पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। कीप इन माइंड सारे स्टेप्स इसमें भी सेम रहेंगे। अब जो मैंने इसे पोजीशन दी है वो सपोज मैंने इसको दे दी 3, यानी इंसर्ट करो आफ्टर थर्ड नोड, यानी 30 के बाद इंसर्ट होना चाहिए। इसमें जो भी इंसर्ट होगा वो 30 के बाद होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई और भी नंबर दे सकता हूँ 3 के अलावा, लेकिन वो लेस देन 6 होना चाहिए, क्योंकि मैं आफ्टर 1, आफ्टर 2, आफ्टर 3, आफ्टर 4 और आफ्टर 5 फिफ्थ नोट कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर 6 नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम होगा, टेम्प आएगा कि, और ये टेम्प बढ़ते 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 इवेंचुअली चूंकि 3 विद इन रेंज है तो टेम्प मेरा यहाँ जाके रुक जाएगा। ये केस 1 में जो स्टेप्स लिखे हुए थे बिल्कुल वही, और लूप ने मेरा सक्सेसफुली वो नोट या वो पोजीशन ढूंढ लिए जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है।
ठीक है, तो ये पूरी तीनों लाइनें जो पीछे लिखी थी मैंने रिपीट नहीं करी स्पेस की वजह से, और इसने इवेंचुअली वो पोजीशन ढूंढ ली है जिसके बाद मुझे इंसर्ट कर। अब क्या करूं? हाँ, अब चूंकि मुझे पोजीशन मिल गई है ना, तो अब मैं नोट क्रिएट करूंगा, डेट मेक सेंस। अगर मैं पहले से नोट क्रिएट कर देता तो हाँ भाई कुछ स्टेप्स वेस्ट होते, मेमोरी वेस्ट होती, फिर फ्री करानी पड़ती। तो मैंने अब कहा कि हाँ मुझे वैलिड लोकेशन मिल गई, अब मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले गारंटी नहीं थी कि इंसर्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन अब गारंटीड है कि इंसर्शन की जगह मिल गई, अब मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं जाके न्यू नोट क्रिएट करूंगा और वही वाले सारे स्टेप्स आएंगे न्यू नोट के। क्रिएट अ न्यू नोट, न्यू नोड में मैंने डेटा भी मूव कर दिया, लेकिन न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने अभी तक कुछ भी मूव नहीं किया। अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये कहे कि मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। दो स्टेप्स आने इसमें, दो स्टेप्स चले, मैं हिंट भी दे देता हूँ। दो स्टेप्स ये हैं कि चूंकि इसको मुझे 30 के बाद इंसर्ट कराना है, तो 30 इसको पॉइंट करेगा और ये वाली नोट को पॉइंट करना चाहिए 40 को। ठीक है, और ये ब्लू वाला एरो यहाँ से हट जाएगा। ये करना चाहता हूँ, तभी तो मैं कहूंगा कि 25 जो है 30 के बाद इंसर्ट हो गया है, और ये भी ध्यान रखना है कि 40 से पहले, यानी 30 और 40 के दरमियान में इंसर्ट करना है। तो ये जो दो एरो मैंने निकाले हैं, जो 30 वाले नोट से एरो निकल के 25 पे जा रहा है ये, और जो एरो 25 वाली नोट से निकल के आ रहा है 40 पर, इसके लिए मैं क्या कमांड लिखूं या क्या इंस्ट्रक्शन लिखूं, ये आपसे मुझे दरकार है। तो काइंडली कोशिश करें, थोड़ी सी मुझे बताएं कि क्या होंगी दोनों इंस्ट्रक्शंस। अब तक तो आपको कैचअप कर लेना चाहिए कि किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। टेम्प मुझे पता है, तो ये जो दूसरा वाला एरो है, यानी ये जो वाली फील्ड है, ये क्या कहला रही होगी? ये फील्ड कहला रही होगी टेम्प का नेक्स्ट। अगर पूरी नोड का नाम टेम्प है तो इसका नाम है टेम्प का नेक्स्ट, और इसकी बात की जाए तो ये नोड अगर न्यू नोड है तो ये वाली फील्ड कहलाएगी न्यू नोड का नेक्स्ट। तो अब आप बता दीजिए। नहीं, मुझे न्यू वेरिएबल की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको हिंट ये दे रहा हूँ ना कि चूंकि देखो इस नोड का नाम मैंने बताया ना टेम्प है, तो इधर जो ये नेक्स्ट वाली फील्ड है इसका नाम होगा टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, एक तो ये नाम आ गया, मैंने नाम लिख के बता दिया, जो पहला एरो निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है, और जो दूसरा एरो यहाँ से निकल रहा है उसका नाम, चूंकि पूरी नोड का नाम है न्यू नोड, तो ये वाली फील्ड का नाम है न्यू नोड का नेक्स्ट। तो अब ये मैंने बता दिया आपको कि ये नाम यूज होंगे, इन नामों को मिला के कोई इंस्ट्रक्शन बता दें मुझे क्या बनेगी। चले मैं ही बता देता हूँ। अच्छा, एक तो मेरे पास आया है न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू आइटम। आइटम तो कुछ भी नहीं है बेटा, आइटम जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, मुझे टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड करना है। मैंने बताया ना, पॉइंटर कहाँ से निकलता है? नेक्स्ट वाली फील्ड से। एरो कहाँ से निकलता है? नेक्स्ट वाली फील्ड से। तो पहली जो कमांड मेरे पास आएगी वो आएगी, अगर मैं फर्स्ट एरो की कमांड आपको बताना चाहूँ तो फर्स्ट एरो की कमांड पूरी पूरी जो है वो ये है, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। एक कमांड तो ये आएगी। ठीक है, और दूसरी कमांड ये वाली कमांड क्या आएगी? ये वाली कमांड थोड़ी सी ट्रिकी है, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ये दो कमांड्स हैं, लेकिन इन दोनों कमांड्स की सीक्वेंस मैटर करती है। सीक्वेंस ये है कि जब भी, रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ, ये है कि जब भी आपको दो पॉइंटर्स अपडेट करने हो, और एक पॉइंटर आपका लिस्ट का पॉइंटर हो और एक पॉइंटर आपका न्यू नोड वाला पॉइंटर हो, ठीक है, यानी एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट मौजूद है और एक लिस्ट के बाहर मौजूद है, तो ऑलवेज अपडेट द आउटसाइड पॉइंटर फर्स्ट। यानी ऑलवेज अपडेट द आउटसाइड पॉइंटर फर्स्ट, यानी इस केस में पहले न्यू नोड की नेक्स्ट वाले को पहले करना है। क्यों? ऐसा क्यों है? अभी मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों है। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, या क्लियर नहीं करता, इसको इरेज कर देता हूँ। न्यू नोड वाला जो है उसको मुझे पहले अपडेट करना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको इस बात से भी क्लियर कर दूँ। ठीक है जी, तो पहले मैंने जो लिखना है वो लिखना है न्यू नोड का नेक्स्ट। न्यू नोड कौन सी? ये है। इसका नेक्स्ट को अगर मैं टेम्प का नेक्स्ट करूंगा तो पता है टेम्प क्या है? टेम्प पॉइंट कर रहा है इसको, तो टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है अगली नोड को।
तो मुझे यही चाहिए ना अगली नोड का एड्रेस। तो टेम्प अगर 30 को पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का नेक्स्ट 40 को पॉइंट कर रहा है। टेम्प अगर 30 को पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का नेक्स्ट 40 को पॉइंट कर रहा है, यानी नेक्स्ट अगली नोड कौन सी है 30 के बाद, तो टेम्प के नेक्स्ट में। तो मुझे लिखना है भाई न्यू नोड किसको पॉइंट करे, न्यू नोड को भी उसी नोड को पॉइंट कराना है जिसको 30 पॉइंट कर रहा है। तो अब इसके लिए मेरे पास नाम सिर्फ टेम्प मौजूद है, तो टेम्प का नेक्स्ट ये 40 कहलाता है टेम्प का नेक्स्ट, तो ये लिख दिया मैंने टेम्प का नेक्स्ट। और न्यू नोड के नेक्स्ट में तो डालना ही है इसे। तो मेरी जो लाइन आएगी वो ये आएगी, यहाँ से यहाँ न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो ये वाली फील्ड जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी की पूरी क्या कहला रही है, ये पूरी की पूरी कहलाती है टेम्प का नेक्स्ट। क्योंकि अगर ये नोड टेम्प है, ये नोड टेम्प है, तो ये वाली नोड टेम्प का नेक्स्ट नोड है। अगर टेम्प ये होती, से टेम्प ये होती, तो ये वाली नोड फिर टेम्प का नेक्स्ट हो जाती। डिपेंड करता है कि टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है और उसके नेक्स्ट में उसकी अगली नोड का एड्रेस होता है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ 25 वाली नोड का नेक्स्ट का पॉइंटर अपडेट करूँ। तो मैंने उसको अपडेट करके कहाँ पहुंचाना है 40 पर, और 40 को भी मैंने क्या बताया क्या क्या लाएगा टेम्प का नेक्स्ट। तो 40 इज इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, और इसको मैंने कॉपी कर दिया न्यू नोड के नेक्स्ट। तो अब ये इसको सही से पॉइंट कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि न्यू नोड मेरे बाद तो 40 ही आएगा, यानी 40 से पहले तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि 30 के बाद आए 25। तो 30 के बाद के लिए क्या है, ये 30 वाला एरो जिस वक्त यहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ से हटाना है और इसको लेके जाना है यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पे कैसे लेके जाऊंगा, तो इसके लिए कमांड मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, तो वो कमांड देख लेते हैं। पहली बात तो ये फील्ड क्या कहलाती है, नेक्स्ट फील्ड, टेम्प की नेक्स्ट फील्ड कहलाती है। तो टेम्प की नेक्स्ट फील्ड में एड्रेस है और वो एड्रेस किसका था 40 का था। तो अभी ये कह रहा है मैं 40 को पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब इससे पॉइंट कराना है 25 को। 25 वाली नोट का नाम क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है 25 वाली नोट का नाम है न्यू। तो इधर बड़ी सिंपल सी कमांड आएगी कि मैं टेम्प के नेक्स्ट को अपडेट कर दूंगा न्यू नोट कर। तो इससे क्या होगा कि अब अगर मैं पिक्चर को क्लियर कर दूं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि न्यू नोड जो आई थी वो 40 को पॉइंट करने लग गई, और जो पहले 40 को पॉइंट कर रहा था वो 25 वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। और फिर मैं वही कहूंगा, मैंने यहाँ पे क्लैरिटी के लिए जो है रिमेनिंग पॉइंटर्स जो थे यहाँ से रिमूव किए हैं। एक्चुअली टेम्प भी एग्जिस्ट कर रहा है और न्यू नोड का पॉइंटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ये क्लैरिटी के लिए रिमूव किए गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैंने कहा कि पहले यानी स्टेप नंबर 5 और 6 को मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं इंटरचेंज कर सकता, अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दें तो पहले इसकी वैल्यू जो है टेम्प का नेक्स्ट दोनों में यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है और यहाँ पर भी यूज हुआ है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रीड हो रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू ओवर राइट हो रही है, यानी पुरानी वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ध्यान ये रखना है कि पहले इसकी वैल्यू को रीड किया जाएगा और फिर इसकी वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो से ये सिचुएशन है ना मेरे पास, अगर मैं ऐसा नहीं करता और पहले टेम्प वाली कमांड लिख देता हूँ, यानी मैं लिख देता हूँ टेम्प के नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, तो मैंने ये तो एरो बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान रहे कि ये एरो नहीं है। अब जरा बताएं मैं इसको यहाँ कैसे ला सकता हूँ, ये वाला एरो कैसे आएगा। यहाँ पे लाने के लिए मेरे पास कोई कमांड बची है, 40 का एड्रेस किसके पास है, तो इस वक्त 40 का एड्रेस किसी के पास भी नहीं है, तो मैं 40 पे नहीं आ सकूंगा और मेरी लिस्ट ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मैंने गलती कर दी है स्टेप की सीक्वेंस में। यानी जो पहले अपडेट करना था वो नहीं करा, जो बात का था उसको पहले कर। तो इसकी सीक्वेंस भी मैटर करती है, आगे पीछे कर देंगे तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक रूल ऑफ थंब क्या बताया कि जब भी आपको अपडेट करना हो दो पॉइंटर्स को, तो ऑलवेज मेक श्योर कि पहले उस वाले को पॉइंट करें जो लिस्ट का पार्ट नहीं है, जो लिस्ट का पार्ट नहीं है पहले उसका पॉइंटर अपडेट करें और फिर दूसरे को अपडेट करें जो लिस्ट का पॉइंटर है, तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी सा था हमारे पास, क्योंकि इसमें और थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई। इसमें दो कमांड्स आ गई और थोड़ी सी कमांड डिस्क्रिप्टिव भी हो गई, नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। अपेरेंटली लग रहा है पता नहीं क्या चीजें आ गई, लेकिन ये क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हम कोडिंग में ट्राई करेंगे। लेकिन आप इन लेक्चर को रिवाइज जरूर कीजिएगा पूरे कोर्स के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सबसे ज्यादा टेक्निकल लेक्चर्स यही वाले हैं। और टेक्निकल से मुराद वही है कि थोड़े से डिफिकल्ट होंगे क्योंकि इसमें पॉइंटर एक्सेसिवली यूज हो रहा है। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट
जितना हो सके क्लियर कर लें, जिनको नहीं है प्रीवियसली लेक्चर भी शेयर किए, पॉइंटर्स के टॉपिक को रिवाइज करके क्लियर कर लें। आप फरार हासिल नहीं कर सकते, पॉइंटर इज एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आगे भी एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं मजीद कुछ करेंगे, तो फिर वो और मजीद मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी से पॉइंटर को क्लियर कर लें, ठीक है। तो ये थी हमारी इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन और ये है उसका कंप्लीट एल्गोरिथम। तो इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन को एक हम डेटा देते हैं और पोजीशन देते हैं कि इस पोजीशन के बाद इंसर्ट कर दें। तो स्टेप ऑफ एल्गोरिथम अगर आप देखें, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला काम वही है, मैंने वही लूप लगाई, स्टार्ट किया के पोजीशन से और फाइंड करा कि लोकेशन वैलिड एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। ये वही पार्ट वन आ गया। अगर वैलिड लोकेशन नहीं होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा एल्गोरिथम और आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती और मैं स्टेप 3 पर आता हूँ, तो फिर मैं आके न्यू नोड क्रिएट करूंगा, उसमें डेटा मूव कर दूंगा। और फिर उसके बाद फाइनली मुझे 2 पॉइंटर अपडेट करने हैं, उनकी सीक्वेंसिंग का ध्यान रखना है। पहले ये वाला पॉइंटर अपडेट होगा जो कि नोड के बाहर है, लिस्ट के बाहर है, न्यू नोड वाला, और फिर उसके बाद लिस्ट के अंदर वाला पॉइंटर इन टेम्प अपडेट होगा। तो ये है इसका कंप्लीट एल्गोरिथम, ठीक। तो इसको जरूर री वॉच कीजिएगा, दोबारा से लेक्चर को देखिएगा। मुझे पता है डिफिकल्टी हो रही होगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफिक पोजीशन और इंसर्शन एट द बिगनिंग, और सारे हमने इंसर्शन के एल्गोरिथम कवर कर दिए। थोड़ा सा टाइम बाकी है और हमारे पास 2 सिंपल से एल्गोरिथम मौजूद हैं, सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग, क्योंकि जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है प्रिंट करा के देखना है, तो ट्रैवर्सिंग हमें आनी चाहिए। तो सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन सर्चिंग का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड फाउंड पे आप क्विट कर देते हैं, जबकि ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप सारी नोड्स को एक्सेस करें। हो सकता है आप सर्चिंग के लिए कर रहे हो या आप कहें सर्च ऑल द अकरेंसेस ऑफ वन, यानी आपके हो सकता है लिस्ट के अंदर मोर देन वन टाइम जो है, यानी मल्टीपल टाइम आपका सेम डेटा आ रहा हो, तो आप चाह रहे हो कि पता करो कितनी दफा आ रहा है, तो फिर आप ट्रैवर्सिंग कर देंगे, फिर सर्चिंग नहीं करते। तो सर्च के एल्गोरिथम बड़ा सिंपल सा है, वैसे ही आपने स्टार्ट करना है और सर्चिंग करनी है। मैं थोड़ा हाईलाइट करते जाता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो बिल्कुल वैसे ही टेम्प का पॉइंटर लेंगे, स्टार्ट के बराबर रखेंगे और पोजीशन को इनिशियली वही -1 कर देंगे। पोजीशन में बेसिकली मेरे सर्च का रिजल्ट सक्सेस हुआ है नहीं, तो मुझे बताना है कि ये नोड एग्जिस्ट करती है तो कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करती है। यानी लोकेशन होता था ना सर्च के एल्गोरिथम में, तो यहाँ पे पोजीशन वही काम कर रहा है। यानी पोजीशन में अगर वैलिड नंबर आ गया तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो है आपकी लिस्ट में यहाँ पर डेटा मौजूद है, और नहीं होगा तो फिर कुछ और हम मैसेज दे देंगे। लूप लगानी है, और लूप कहाँ तक चल रही है, वही कंडीशन टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। अच्छा यहाँ पे ध्यान रहे, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल किया है मैंने, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल नहीं किया, क्योंकि अगर इस जगह पर मैं टेम्प का नेक्स्ट नल कर दूंगा तो लास्ट नोड का डेटा चेक नहीं होगा, लास्ट नोड का डेटा चेक नहीं होगा, और हो सकता है वो डेटा जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो लास्ट नोड पे मौजूद हो, तो मुझे टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली नोड अगर मैंने कर दी तो लूप कंडीशन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, और जो लूप के अंदर इफ एल्स लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट नोड पे भी चेक हो, तो इस वजह से मैंने लिखा। और सर्च के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, वही सिंपल सा, मुझे चेक करना है कि हर फील्ड के डेटा की वैल्यू आइटम के बराबर है या नहीं। यानी पहली नोड पे होगा तो टेम्प का डेटा चेक करूंगा आइटम के बराबर है या नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ जाऊंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं वो रिजल्ट डिस्प्ले कराऊंगा यहीं पे कि डेटा मिल गया है, किस पोजीशन पे मिला है, जो करंट पोजीशन होगी, और यहीं पे लूप को कर दूंगा ब्रेक, ठीक है। लेकिन अगर डेटा नहीं मिलता है तो वही क्राइटेरिया, टेम्प को भी आगे बढ़ाते जाऊंगा और पोजीशन को भी आगे इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। तो टेम्प नेक्स्ट करता रहूंगा तो अगली नोड आ जाएगी, पोजीशन से मैं इस बात का काउंट रख रहा हूँ कि पहली नोड है, दूसरी है, तीसरी एंड सो। और ये एल्गोरिथम अगर सक्सेसफुली रन हो जाने के बाद यहाँ तक पहुंच जाता है और ब्रेक नहीं होती, ये लूप टर्मिनेट हो जाती है, और मैं स्टेप नंबर 6 पे आता हूँ। और स्टेप नंबर 6 पे अगर मुझे पता लगता है कि टेम्प जो है फाइनली नल को हिट कर चुका है, यानी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो चुकी है, टेम्प पहले नॉट इक्वल टू नल था अब नल पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी नोड मैंने टेस्ट कर ली है और सारी नोड टेस्ट कर चुका हूँ और डेटा नहीं मिला है। तो इसका मतलब है मुझे ये मैसेज दे देना चाहिए कि डेटा नॉट फाउंड। और इस केस में मुझे पोजीशन चाहूँ तो मैं नेगेटिव नंबर के तौर पर रिटर्न भी करा सकता हूँ, जो इस बात की तरफ इंडिकेशन करे कि डेटा नॉट फाउंड है।
अगर फाउंड होता तो नंबर मेरा 1 2 3 4 5 कोई वैलिड नंबर आता, और नॉट फाउंड में आपको जैसे कि याद होगा सर्च में हम नेगेटिव नंबर रिटर्न कराते थे, तो इसमें भी मैं नेगेटिव नंबर रिटर्न करा सकता हूँ। तो सर्च का एल्गोरिथम फेयरली सिंपल इजी पीजी है। बस ध्यान रखने वाली बात यही है कि यहाँ पे मुझे लास्ट नोड को कंपेयर कराना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट की फील्ड को नल नहीं करना, टेम्प को ही नल करना है। और बाकी ये वही स्टेप्स हैं जो भी हमने प्रीवियसली देखे। और कंडीशन चेक करने का तरीका यही होता है कि मैं हर एलिमेंट को अपने डिजायर्ड एलिमेंट से कंपेयर कराता हूँ। तो एलिमेंट मुझे डेटा वाली फील्ड में मिलते हैं, तो डेटा वाली फील्ड को मैं कंपेयर करा रहा हूँ, और नहीं होता तो मैं टेम्प नेक्स्ट करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो सर्च का एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, और इसलिए मैंने इसकी कोई ब्लॉक डायग्राम वगैरह नहीं दी है। इसी तरह ट्रेवर्सिंग भी आपका ऐसे ही, ट्रेवर्सिंग का काम सिर्फ ये है कि पूरी की पूरी लिस्ट को चेक करना। हो सकता है आप वो डेटा को प्रिंट कराना चाह रहे हो सकता है उस डेटा को आप सर्च करना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेवर्सिंग का इन जनरल जो मीनिंग है वो ये है ऑल नोड को एक्सेस करना। तो इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने एक एडिशनल कंडीशन भी लगा दिया, और ये तकरीबन आप हर एल्गोरिथम में लगा सकते हैं। ठीक है, आप चेक करें स्टार्ट कहीं नल तो नहीं है, यानी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो एम्प्टी करके वहीं से क्विट कर दें। ये वाला आप सर्च में भी लगा सकते हैं, और हर इंसर्शन के एल्गोरिथम में ये कंडीशन लगा सकते हैं कि एम्प्टी तो नहीं है। लेकिन एम्प्टी नहीं है तो फिर वही काम, आपने टेम्प इक्वल टू स्टार्ट किया, और इधर भी चूंकि मैंने बताया सारी नोड को एक्सेस करना है, तो टेम्प को आप नल करेंगे। टेम्प को आप क्या करेंगे, नल करेंगे। टेम्प के नेक्स्ट को नल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे किया तो लास्ट नोड जो है इग्नोर हो जाएगी। और सिंपली मैं क्या करूँ, डिस्प्ले यानी प्रिंट एफ कर रहा हूँ टेम्प डेटा, और टेम्प को करता जा रहा हूँ नेक्स्ट, कुछ भी नहीं कर रहा, बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ और डेटा को प्रिंट करता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, डेटा को प्रिंट करता जा रहा हूँ। तो ट्रेवर्सिंग का मतलब है ऑल नोड को एक्सेस करना। यहाँ पे सिंपली मैंने एक्सेस करके प्रिंट कराया हुआ है, और कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जब भी मुझे सारी नोट्स को प्रिंट करना हो या एक्सेस करना हो तो मैं ट्रेवर्सिंग करूंगा। और आप देखेंगे लैब में जब एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ तो ट्रेवर्स का वर्ड यूज ऑलरेडी हो रहा है। तो ट्रेवर्सिंग का वर्ड से मुराद ये होता है सारी की सारी नोड्स को या वैल्यूज को एक्सेस करना, और नॉर्मली जहाँ डिस्प्ले का फंक्शन होता है वहीं हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। तो ट्रेवर्सिंग भी फेयरली सिंपल है। आज के टॉपिक में बस है इंसर्शन के जो लास्ट वाला एल्गोरिथम था एट स्पेसिफिक पोजीशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको रिव्यू जरूर कीजिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर। और फिर भी समझ में ना आए तो पॉइंटर के टॉपिक्स को आप लोग थोड़ा सा रिकैप करें। तो लेक्चर आज का यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को लेक्चर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शैल आई कंक्लूड? चलें, ठीक है, फिर लेक्चर से कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।